हाँ, अपन फोटोसिंथेसिस के बारे में कल बात कर रहे थे, तो अब बात करेंगे वर्णक, मतलब कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स इन फोटोसिंथेसिस। तो कैरोटीनॉइड्स की खोज सबसे पहले वेकन रोडर द्वारा गाजर में की गई थी, जिससे इनका नामकरण कैरोटीनॉइड के रूप में किया गया। तो किसकी बात कर रहे हैं? कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स की, जिसकी सबसे पहले खोज वेकन रोडर ने गाजर में की थी। 1925 1925 में कुछ कैरोटीनॉइड्स की संरचना का कासर कूहन तथा जैक मिस्टर ने अध्ययन किया। तो कैरोटीनॉइड्स वसीय यौगिक होते हैं। कैरोटीनॉइड्स क्या है? वसीय यौगिक होते हैं। एंड दीज कैरोटीनॉइड्स आर येलो, ऑरेंज और वायलेट एंड रेड इन कलर। कैरोटीनॉइड्स कैसे होते हैं? पीले, नारंगी या बैंगनी लाल रंग के वर्णक होते हैं। और ये कैरोटीनॉइड्स हायर प्लांट्स, उच्च पादपों, एल्गी, शैवालों व कवकों, फंजाई व फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में उपस्थित होते हैं। तो एक मिनट, सीमा मीना भी आ गई, इसको एडमिट कर देते हैं, सीमा मीना। ठीक है, तो कैरोटीनॉइड्स वर्णक संरचना में क्लोरोफिल एटम के फाइटोल से मिलते जुलते होते हैं। ये मतलब कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स आइसोप्रीन इकाइयों के द्वारा निर्मित होते हैं। तो कैरोटीनॉइड्स किसके बने होते हैं? आइसोप्रीन यूनिट्स के बने हुए होते हैं। और प्रत्येक एटम में, प्रत्येक अणु में हाइड्रोजन की दो लंबी श्रृंखलाएं होती हैं। अपन देखते हैं जो कैरोटीनॉइड है उसमें हाइड्रोजन की दो लंबी श्रृंखलाएं होती हैं, जो कि एक दूसरे से कार्बन 15 तथा कार्बन 15 डैश के मध्य दोहरे बॉन्ड, मतलब डबल बॉन्ड द्वारा संयुक्त रहती है। इसके अतिरिक्त श्रृंखला में प्रत्येक कार्बन परमाणु के मध्य भी डबल बॉन्ड उपस्थित रहता है। तो मेन क्या है? तो कैरोटीनॉइड्स जो हैं आइसोप्रीन इकाइयों के द्वारा निर्मित होते हैं। और कैरोटीनॉइड में हाइड्रोजन की दो लंबी श्रृंखलाएं होती हैं। और इसके अतिरिक्त श्रृंखला में प्रत्येक कार्बन परमाणु के मध्य भी डबल बॉन्ड उपस्थित होता है। तो कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स कहाँ मिलते हैं बेटा? क्लोरोप्लास्ट तथा क्रोमोप्लास्ट में उपस्थित होते हैं। कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स क्लोरोप्लास्ट में भी उपस्थित होते हैं, वह क्रोमोप्लास्ट में भी उपस्थित होते हैं। कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स जल में अघुलनशील होते हैं, मतलब these are insoluble in water। मतलब the pigments कैरोटीनॉइड्स जल में अघुलनशील होते हैं, जबकि वसा तथा कार्बनिक विलायकों में ये घुलनशील होते हैं। कौन? कैरोटीनॉइड्स। और इनमें दो मुख्य कैरोटीनॉइड्स को दो मेन वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से कैरोटीनॉइड्स हैं? एक है कैरोटीन, दूसरा है जेंटोफिल और कैरोटीनॉइड्स। तो कैरोटीन के बारे में बात करते हैं। तो कैरोटीन केवल हाइड्रोजन एंड कार्बन परमाणुओं से बने होते हैं, इसमें ऑक्सीजन नहीं पाया जाता। मतलब जो कैरोटीन से हाइड्रोजन तथा कार्बन परमाणु से बने होते हैं, इसलिए इन्हें हाइड्रोजन कैरोटीनॉइड्स भी कहते हैं। इनका मूल अनुपाती सूत्र C40H56 होता है। इनका सूत्र क्या है? मतलब इनका जो फॉर्मूला है वो है C40H56। कौन कौन से कैरोटीन है? जैसे ये लाइकोपीन है बेटा, अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन, गामा कैरोटीन। तो ये कैरोटीन किसमें मिलते हैं? गाजर में पाए जाते हैं। लाइकोपीन है, अल्फा कैरोटीन है, बीटा कैरोटीन है, गामा कैरोटीन है। और ये हाइड्रोजन तथा कार्बन परमाणुओं से बने होते हैं। लाइकोपीन
को मौलिक वर्णक माना गया। इसी प्रकार जो लाइकोपीन है उसको मौलिक वर्णक माना गया, जबकि अन्य कैरोटीन जैसे कि अल्फा कैरोटीन को लाइकोपीन से डिराइव्ड माना गया है। तो अपन देखते हैं अब कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीन्स कौन कौन से? अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन, गामा कैरोटीन, तीनों आइसोमर्स हैं। मतलब अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन व गामा कैरोटीन तीनों आइसोमर्स हैं। अब बात करते हैं जेंटोफिल्स की और जेंटोफिल्स की। तो जेंटोफिल्स में कार्बन हाइड्रोजन के अतिरिक्त ऑक्सीजन भी उपस्थित रहता है। अपन ने देखा कैरोटीन में तो केवल हाइड्रोजन तथा कार्बन परमाणु ही उपस्थित रहते हैं, लेकिन जो बात चल रही है जेंटोफिल की, तो जेंटोफिल्स में कार्बन हाइड्रोजन के अतिरिक्त ऑक्सीजन भी उपस्थित होता है, और ये जेंटोफिल्स पीले या भूरे रंग के होते हैं। तो जेंटोफिल्स आर येलो इन कलर और दीज आर ब्राउन इन कलर। तो जेंटोफिल्स पौधों में कैरोटीन की तुलना में बाहुल्य में उपस्थित होते हैं। इनके एग्जाम्पल क्या है? ल्यूटिन। ल्यूटिन का को क्या बोलेंगे? 3,3 डाई हाइड्रोक्सी अल्फा कैरोटीन। ल्यूटिन है, जियाजेंथिन है, मतलब 3,3 हाइड्रोक्सी बीटा कैरोटीन। तो जेंटोफिल्स के एग्जाम्पल क्या हुए? ल्यूटिन है, जियाजेंथिन है, वाइलोजेंथिन है, एक है क्रिप्टोजेंथिन, एक है फ्यूकोजेंथिन। तो ये तो मेन जेंटोफिल्स के उदाहरण हुए। अब अपन देखते हैं इनके प्रमुख कार्य क्या हैं। जो कैरोटीनॉइड्स है उनके कार्य क्या क्या हैं, एक बार साक्षी पीपलीवाल को एडमिट कर देते हैं। ठीक है, तो कैरोटीन मतलब बीटा कैरोटीन हाइड्रोलिसिस के पश्चात विटामिन ए का निर्माण करता है। मतलब जब बीटा कैरोटीन जो है हाइड्रोलिसिस के पश्चात विटामिन ए का निर्माण करता है, इसलिए कैरोटीन को प्रोविटामिन ए भी कहा जाता है। और कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स के जो मेन कार्य हैं, पहला कार्य है कैरोटीनॉइड्स क्लोरोफिल को प्रकाश ऑक्सीकरण के प्रति सुरक्षा प्रदान करते हैं। दूसरा है कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स प्रकाश संश्लेषण क्रिया में प्रकाश ऊर्जा अवशोषित कर क्लोरोफिल को स्थानांतरित करने का कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त कैरोटीनॉइड्स वर्णक फोटोट्रोपिज्म में प्रकाशग्राही के रूप में प्रयुक्त होते हैं, और इस दिशा में कई शोध भी जारी है। अब ये तो रही कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स की बात। अब बात करते हैं फाइकोबिलेंस। तो क्लोरोफिल तथा कैरोटीनॉइड्स के अतिरिक्त यह वर्णकों का तीसरा वर्ग है। मैंने बताया फोटोसिंथेसिस में प्रकाश संश्लेषण में तीन वर्णक प्रमुख है। पहला क्लोरोफिल जो अपन डिस्कस कर चुके, दूसरा है कैरोटीनॉइड, तीसरा क्या है? फाइकोबिलेंस। तो फाइकोबिलेंस वर्णक केवल शैवालों में ही पाए जाते हैं। फाइकोबिलेंस एल्गी में ही पाए जाते हैं, और ये फाइकोबिलेंस दो प्रकार के होते हैं। एक तो है बेटा फाइको इरिथ्रिसिन, फाइको इरिथ्रिन, फाइको इरिथ्रिन। दूसरा है फाइकोसाइनिन। तो जो फाइको इरिथ्रिन है ये लाल रंग के फाइकोबिलेंस है। मतलब फाइकोबिलेंस आर फाइकोइरिथ्रिन्स आर रेड इन कलर, phycoerythrin are red in color, where phycocyanin are blue in color। तो phycoerythrin लाल रंग के फाइकोबिलेंस हैं, जो कि रोडोफाइसी क्लास के शैवालों में पाए जाते हैं, जबकि फाइकोसाइनेंस नीले रंग के फाइकोबिलेंस हैं, जो साइनोफाइसी वर्ग के शैवालों में पाए जाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं फाइकोबिलेंस वर्णक सदैव प्रोटीन के साथ संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, इसलिए इनका विशुद्ध रूप से अध्ययन कठिन होता है।
इनकी आणविक संरचना मतलब फाइकोबिलेंस की आणविक संरचना क्लोरोफिल की तरह टेट्रापायरोलिक होती है, परंतु फाइकोबिलेंस में पायरोल वलय समचक्रिक न होकर रेखिक होती है। अपन ने देखा था क्लोरोफिल एटम में तो जो पायरोल रिंग थी, पायरोल वलय थी, वो चक्रिक थी, समचक्रिक थी, लेकिन फाइकोबिलेंस में जो पायरोल रिंग है, पायरोल वलय है, वो समचक्रिक नहीं है, वो लीनियर होती है, रेखिक होती है। इसी प्रकार फाइकोरिथिन हरे प्रकाश का तथा फाइकोसाइनिन नारंगी व लाल प्रकाश का अवशोषण करते हैं तथा अवशोषित प्रकाश को क्लोरोफिल ए को स्थानांतरित कर देते हैं। इनके द्वारा अवशोषित ऊर्जा सीधे उपयोग में न आकर क्लोरोफिल एटम को स्थानांतरित होती है। इसलिए कैरोटीनॉइड्स के समान फाइकोबिलेंस भी एक्सेसरी पिगमेंट्स में आते हैं। तो एक्सेसरी पिगमेंट सहायक वर्णक क्या क्या है? एक तो है फाइकोबिलेंस व कैरोटीनॉइड्स। उच्च श्रेणी के पादपों में पाए जाने वाला उच्च श्रेणी के पादपों में पाए जाने वाला फाइटोक्रोम वर्णक बाइलोप्रोटीन है। ये 500 नैनोमीटर पर सक्रिय होता है। मतलब एक बाइलोप्रोटीन है जो कि 500 नैनोमीटर पर एक्टिव होता है। अब बात करते हैं लाइट एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की, प्रकाश तथा अवशोषण स्पेक्ट्रम। तो सूर्य के विकिरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में गति करते हैं। तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के विजिबल विजिबल पार्ट को विजिबल स्पेक्ट्रम कहते हैं। मतलब विजिबल स्पेक्ट्रम, दृश्यमान स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं? मतलब विद्युत चुंबकीय विकिरण के दृश्यमान भाग विजिबल पार्ट को प्रकाश अथवा दृश्यमान स्पेक्ट्रम, विजिबल स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब आप सभी लोग जानते हो विजिबल स्पेक्ट्रम की वेवलेंथ 390 से लेकर 716 नैनोमीटर के मध्य होती है। तो विजिबल स्पेक्ट्रम मतलब दृश्य प्रकाश, दृश्यमान स्पेक्ट्रम 7 विभिन्न रंगों में विभेदित किया जा सकता है। मतलब द विजिबल स्पेक्ट्रम कैन बी डिवाइडेड इनटू 7 कलर्स तथा प्रत्येक कलर की, प्रत्येक रंग की अपनी एक विशिष्ट वेवलेंथ होती है। जैसे कि बेटा कौन कौन से कलर्स हैं जो कि विजिबल स्पेक्ट्रम में आते हैं? वायलेट, बैगनी, जिसकी वेवलेंथ कितनी है? 390 से 430 नैनोमीटर। नीला, ब्लू कलर, जिसकी वेवलेंथ है 430 से 470 नैनोमीटर। एक है ब्लू ग्रीन, नील हरित, वेवलेंथ कितनी है? 470 से 500 नैनोमीटर। इसी प्रकार ग्रीन कलर, हरा रंग, तो इसकी वेवलेंथ है 500 से 560 नैनोमीटर। पीला, येलो, 560 से 600 नैनोमीटर। नारंगी, ऑरेंज कलर, 600 से 650 नैनोमीटर। तथा लाल रंग, रेड से रेड कलर। ठीक है। आप कौन कौन से कलर बताए? मतलब विभिन्न रंग विजिबल स्पेक्ट्रम में सम्मिलित हैं। एक तो है वायलेट, ब्लू, ब्लू ग्रीन, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, ये हैं जो कि विजिबल स्पेक्ट्रम में सम्मिलित किए गए हैं। मतलब लाल रंग जिसकी वेवलेंथ कितनी है? 650 से लेकर 760 नैनोमीटर। अब 390 नैनोमीटर से कम वेवलेंथ के विकिरण अल्ट्रावायलेट रेज, अल्ट्रावायलेट किरणें कहलाते हैं तथा
760 नैनोमीटर से अधिक वेवलेंथ के विकिरण इंफ्रारेड रेज कहलाते हैं। तो जो वेवलेंथ 390 नैनोमीटर से कम की होती है वो तो अल्ट्रावायलेट रेज में आती हैं, और जो वेवलेंथ वेवलेंथ 760 नैनोमीटर से अधिक होती हैं वो इंफ्रारेड रेज कहलाती हैं। तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करता है तथा इन तरंगों में ऊर्जा के सूक्ष्म कण फोटोन अथवा क्वांटा की धारा उपस्थित होती है, अर्थात फोटोन या क्वांटम ऊर्जा के पैकेट है। फोटोन है या क्वांटम है जो कि एनर्जी के पैकेट्स हैं। अब प्रकाश स्पेक्ट्रम का वह भाग, मतलब प्रकाश स्पेक्ट्रम का वह भाग जो क्लोरोफिल विलयन द्वारा अवशोषित किया जाता है, गहरी पट्टियों के रूप में दिखाई देता है, जिसे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं, अवशोषण स्पेक्ट्रम कहते हैं। मतलब अवशोषण स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं कि प्रकाश स्पेक्ट्रम का वह भाग जो क्लोरोफिल विलयन द्वारा अवशोषित किया जाता है, गहरी पट्टियों के रूप में दिखाई देता है, जिसे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। विभिन्न प्रकार के क्लोरोफिल अणुओं का अपना विशेष अवशोषण स्पेक्ट्रम होता है। क्लोरोफिल ए लाल क्षेत्र में 662 नैनोमीटर वेवलेंथ पर तथा नीले बैंगनी क्षेत्र में 430 नैनोमीटर वेवलेंथ पर अधिकतम अवशोषण दर्शाता है। इसी प्रकार क्लोरोफिल ए अणु कई प्रकार के होते हैं जो अधिकतम अवशोषण 670 से 673 नैनोमीटर पर दर्शाते हैं। वे कुछ क्लोरोफिल ए अणु 680 से लेकर 683 नैनोमीटर पर अधिकतम अवशोषण दर्शाते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ क्लोरोफिल ए एटम्स प्रकाश तंत्र फर्स्ट, फोटोसिस्टम फर्स्ट तथा फोटोसिस्टम सेकंड के रिएक्शन सेंटर का कार्य भी करते हैं। क्लोरोफिल बी लाल क्षेत्र में 644 नैनोमीटर पर तथा नीले बैंगनी क्षेत्र में 455 नैनोमीटर पर अधिकतम अवशोषण दर्शाता है। तो हम देखते हैं क्लोरोफिल सी नीले क्षेत्र में 447 नैनोमीटर पर अवशोषण शिखर दर्शाता है। वह क्लोरोफिल डी का अवशोषण स्पेक्ट्रम क्लोरोफिल ए के समान ही होता है, जो 688 नैनोमीटर तथा 447 नैनोमीटर पर अवशोषण शिखर प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार फाइकोवेलेंस भी विभिन्न वेवलेंथ, विशेष रूप से निम्न तरंग धैर्य प्रकाश पराबैंगनी सहित का अवशोषण करते हैं। यह जलीय पादपों में अनुकूलन दर्शाता है, जहां दीर्घ वेवलेंथ का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है। फाइको इरेथ्रिन, फाइकोबिलेंस कितने हैं, फाइको इरेथ्रिन बाय फाइकोसाइनिन। तो फाइको इरेथ्रिन 565 नैनोमीटर पर अवशोषण शिखर प्रदर्शित करता है। वह फाइकोसाइनिन 615 नैनोमीटर पर अवशोषण शिखर प्रदर्शित करता है। अब बात करते हैं अपन एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसफर ऑफ लाइट एनर्जी, प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण व स्थानांतरण। तो क्लोरोफिल अणु, क्लोरोफिल एटम अनेक परमाणुओं से बना होता है तथा प्रत्येक परमाणु के केंद्र में
प्रोटॉन व न्यूट्रॉन तथा चारों ओर स्थिर कक्षों में निश्चित संख्या में इलेक्ट्रॉन होते हैं। अपन देखते हैं जो क्लोरोफिल एटम है वो अनेक परमाणुओं से बना होता है, और परमाणुओं के केंद्र में बेटा क्या होता है, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, और उनके चारों ओर स्थिर कक्षों में निश्चित संख्या में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होते हैं, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होते हैं तथा प्रत्येक इलेक्ट्रॉन में एक निश्चित ऊर्जा होती है। इलेक्ट्रॉन की यह अवस्था स्थिर होती है तथा मूल अवस्था ग्राउंड स्टेट कहलाती है। जब क्लोरोफिल एटम फोटोन या क्वांटम को अवशोषित करता है तो यह ऊर्जा परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित हो जाती है। अधिक ऊर्जा के कारण इलेक्ट्रॉन बाह्य उच्च ऊर्जा कक्ष में स्थानांतरित हो जाता है तथा इसे इलेक्ट्रॉन की उत्तेजित अवस्था एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। यह अवस्था अस्थिर अवस्था होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन केवल 10 10 से 10 से 10 सेकंड तक रहता है। यह अवस्था अस्थिर अवस्था होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन केवल 10⁻⁻6 से लेकर 10⁻⁹ सेकंड तक रहता है। उत्तेजित इलेक्ट्रॉन तुरंत अपनी मूल अवस्था में वापस आता है तथा अपनी अतिरिक्त ऊर्जा को हीट, ऊष्मा, फ्लोरेसेंस या फॉस्फोरेसेंस के रूप में नष्ट कर सकता है। पौधों में दृढ़ता से संयोजित अणुओं के मध्य उत्तेजित इलेक्ट्रॉन अनेक ग्राहियों के माध्यम से स्थानांतरित होता हुआ अपनी मूल अवस्था में आता है तथा इस प्रकार मुक्त ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर ली जाती है। अब अपन लेंगे प्रकाश संश्लेषण क्रिया के चरण, स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस के चरण के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस एक ऑक्सीकरण अपचयन ऑक्सीडेशन रिडक्शन अभिक्रिया है जिसमें जल का ऑक्सीडेशन होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन कार्बोहाइड्रेट में होता है। तो photosynthesis is an oxidation reduction reaction in which the water is oxidized and carbon dioxide is reduced to form the carbohydrate तथा ऑक्सीजन व जल सह उत्पाद होते हैं। यह प्रक्रिया मतलब फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया दो स्टेप्स में, दो चरणों में होती है तथा दोनों स्टेप्स एक दूसरे से स्पष्ट रूप से भिन्न होते हैं। अब अपन बात करते हैं फर्स्ट स्टेप, प्रथम चरण, किसका, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम चरण। तो यह स्टेप मतलब प्रथम चरण प्रकाश ऊर्जा पर निर्भर करता है, इसलिए एक मिनट अपग्रेड कर रही हूँ, इसलिए इसे प्रकाश अभिक्रिया कहते हैं, लाइट रिएक्शन कहते हैं। मतलब फोटोसिंथेसिस का फर्स्ट स्टेप प्रकाश ऊर्जा पर निर्भर करता है, इसलिए इसे लाइट रिएक्शन कहते हैं। और लाइट रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट के थाइलेकॉइड्स में होती है। इस चरण में प्रकाश की उपस्थिति में जल का प्रकाशीय अपघटन तथा ऑक्सीजन का विमोचन होता है। इसके अतिरिक्त एटीपी व NADPH2 का संश्लेषण होता है। तो एटीपी व NADPH2 को एसिमिलेटरी पावर कहते हैं। तो व्हाट आर द एसिमिलेटरी पावर, स्वांगीकारक शक्ति किसे कहते हैं, एटीपी व NADPH2 को कहते हैं। मतलब लाइट रिएक्शन में जो जल का प्रकाशीय अपघटन हो जाता है और ऑक्सीजन का विमोचन होता है,
और इसके अतिरिक्त एटीपी व NADPH2 का भी सिंथेसिस होता है। अब सेकंड स्टेप जो फोटोसिंथेसिस है उसका द्वितीय चरण क्या है? इस चरण में स्वांगीकारी शक्ति द्वारा मतलब एसिमिलेटरी पावर द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होता है। यह स्टेप यह चरण प्रत्यक्ष रूप से प्रकाश पर निर्भर नहीं है, परंतु इसमें प्रथम चरण में संश्लेषित ऊर्जा व अपचायक एटीपी व NADPH2 का उपयोग होता है। इसे डार्क रिएक्शन कहते हैं। यह अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होती है। तो अपन ने ये देखा फोटोसिंथेसिस में दो स्टेप हैं, लाइट रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट के थाइलाकोइड्स में होती है। दूसरा स्टेप क्या है? डार्क रिएक्शन, अप्रकाशित अभिक्रिया जो कि क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होती है। अब बात करते हैं एविडेंसेस इन सपोर्ट ऑफ लाइट एंड डार्क रिएक्शन, प्रकाश अभिक्रिया तथा अप्रकाशिक अभिक्रिया के प्रमाण। तो सबसे पहले ब्लैकमैन ने प्रदर्शित किया कि फोटोसिंथेसिस में फोटोकेमिकल रिएक्शन, प्रकाश रासायनिक क्रिया तथा शुद्ध रासायनिक अथवा जैव रासायनिक क्रिया बायोकेमिकल रिएक्शन संपन्न होती है। ऐसे अनेक प्रमाण उपलब्ध हैं जिनसे यह प्रमाणित होता है कि फोटोसिंथेसिस में प्रकाश तथा अप्रकाशिक अभिक्रियाओं का अस्तित्व है। इस संदर्भ में कुछ प्रमाण प्रस्तुत किए गए। पहला है बेटा इंटरमिटेंट लाइट एक्सपेरिमेंट। तो वारबर्ग ने अपने प्रयोगों द्वारा स्पष्ट किया कि इंटरमिटेंट लाइट एकांतर क्रम में प्रकाश व अंधकार देने पर मतलब प्रकाश संश्लेषण की दर सतत प्रकाश की तुलना में अधिक होती है। मतलब वारबर्ग ने बताया कि अगर अपन अल्टरनेट लाइट व अल्टरनेट मैनर में लाइट व डार्कनेस किसी पादप को प्रदान करते हैं तो प्रकाश संश्लेषण की दर ज्यादा होती है। मतलब एकांतर क्रम में प्रकाश व अंधकार देने पर किसी पादप में प्लांट में फोटोसिंथेसिस की रेट सतत प्रकाश की तुलना में अधिक होती है। इस तथ्य के संबंध में यह व्याख्या हो सकती है कि प्रकाश संश्लेषण की कुछ क्रियाएं प्रकाश पर निर्भर नहीं करती अर्थात अप्रकाशिक होती हैं। सतत प्रकाश की स्थिति में प्रकाश अभिक्रिया के उत्पाद अधिक मात्रा में बनते हैं तथा इनका उपयोग अप्रकाशीय क्रिया में उसी दर से नहीं हो पाने के कारण प्रकाश संश्लेषण दर कम हो जाती है। तो इंटरमिटेंट लाइट में प्रकाश अभिक्रिया के उत्पाद का संचयन नहीं हो पाता अर्थात उत्पादों का सरलता से उपयोग हो जाता है जिससे प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ जाती है। अब बात करते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट, तापमान गुणांक की। तो किसी क्रिया का टेम्परेचर कोएफिशिएंट एक विशिष्ट तापक्रम में क्रिया की दर तथा उससे 10 डिग्री सेंटीग्रेड कम या अधिक ताप पर क्रिया की दर का अनुपात होता है। इसे Q10 भी कहते हैं। भौतिक या रासायनिक क्रियाओं का Q10 एक होता है मतलब टेम्परेचर कोफिशिएंट कितना है 1 होता है, परंतु जैव रासायनिक क्रियाओं में Q10 2 या 3 होता है। मतलब भौतिक या रासायनिक क्रियाओं में टेम्परेचर कोफिशिएंट 1 होता है परंतु जैव रासायनिक क्रियाओं में टेम्परेचर कोएफिशिएंट 2 या 3 होता है। इसका अर्थ है तापमान में प्रत्येक 10 डिग्री सेंटीग्रेड परिवर्तन पर क्रिया की दर में 2 से 3 गुना
परिवर्तन होता है। तो ब्लैकमैन ने प्रयोगों में देखा कि को यदि पौधे को पर्याप्त प्रकाश तथा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड सांद्रता उपलब्ध हो तो Q10 का मान 2 या अधिक होता है। इससे स्पष्ट होता है कि प्रकाश संश्लेषण की कम से कम एक क्रिया ऐसी है जो तापमान से प्रभावित है, अर्थात जैव रासायनिक क्रिया या अप्रकाशीय क्रिया। अब बात करते हैं रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन। तो यह सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण है जो प्रकाश संश्लेषण के दो चरणों को सिद्ध करता है। यदि पादप को कार्बन डाइऑक्साइड रहित इल्यूमिनेटेड प्रकाशमान वातावरण में रखने के पश्चात रेडियो एक्टिव कार्बन युक्त अंधकार वातावरण में रख दिया जाए तो उसकी पत्तियां अंधकार में कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन कर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर देती हैं। तो कल बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसका अपन डायग्राम लेंगे, साइकिल्स लेंगे और स्लाइड भी शेयर करेंगे। कल स्लाइड भी